हेलो फ्रेंड्स, हम लोग ZTS 12 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन है ऑप्टिक्स के हैं। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, द डेविएशन प्रोड्यूस्ड इन द रेस। ठीक है, तो दो प्लेन मिरर हैं, कितने एंगल पर हैं? 30 डिग्री पर है। पहला क्वेश्चन है, दो प्लेन मिरर है 30 डिग्री पर है, डेविएशन होता है 360 माइनस 2 थीटा, तो ये आ जाएगा 360 माइनस 2 और ये आएगा 30, तो ये आएगा 300। ठीक है ना, तो ये हमारा जो डेविएशन है लाइटर और प्लेन मिरर, ठीक है ना, एट एन एंगल ऑफ 30, सॉरी डेविएशन जो आपका है 180 माइनस 2i, सिंगल मिरर है ना, वो इंक्लाइंड का था, तो ये आया 180 माइनस 2, i की जगह 30, तो ये आ जाएगा 180 माइनस 60, तो ये 120 डिग्री आ जाएगा। दैट इज़ द डेविएशन। ठीक, पर सिंगल मिरर है, ध्यान रखना, दो मिरर नहीं है, सिंगल है। अगला क्या कह रहा? मैन हैज़ हाइट 2 मीटर, ही ऑब्जर्व्स ए इमेज 1 मीटर हाइट इरेक्ट, देन मिरर यूज्ड इज। अब देखो आदमी की हाइट 2 मीटर है और इमेज उसको छोटी दिख रही, इरेक्ट दिख रही है। इरेक्ट मतलब वर्चुअल होती है, तो कौन सा मिरर हो गया? कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ठीक, कॉनकेव में बड़ी दिखती है। तीसरा देखिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7.5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 25 एट अ डिस्टेंस ऑफ 40, द साइज ऑफ इमेज विल बी। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्या दे रखा है? देखो साइज दे रखी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 7.5 सेंटीमीटर है और कहाँ रखा हो? रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 25 और क्या दिया हुआ है? यू दिया है 40 सेंटीमीटर और साइज ऑफ इमेज पूछ रहा है क्या होगी? हाइट ऑफ इमेज। तो आप सबसे पहले लगा दीजिए u इक्वल टू 1 माइनस एन अपॉन एन इंटू एफ। कॉन्वेक्स मिरर का यही होता है। u की जगह रख दीजिए 40, 1 माइनस एन अपॉन एन, फोकल लेंथ हो जाएगी 25/2 आ जाएगी। तो ये कितनी आ जाएगी बताओ? यहाँ से आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व कर लो यहाँ से, तो ये आपका हो जाएगा 80 है ना, 80n इक्वल टू 25 माइनस 25n, तो ये इधर चला आएगा है ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा? 80 में से 25 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 55n बराबर 25, तो n निकल आएगा 25 अपॉन 55। ये आपका देखो n निकल आया। अब हाइट ऑफ क्या है? इमेज हमें निकालनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 7.5 इक्वल टू 25 अपॉन 55। सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से लगभग 7, हाँ, तो ये आपका जो है यहाँ से वैल्यू निकल आई कितनी आ रही। ठीक, अगला देखिए, द फील्ड ऑफ व्यू इज मैक्सिमम फॉर कॉन्वेक्स मिरर का होता है। ठीक, अगला देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अ थिन रॉड ऑफ लेंथ f/3 लाइज अलोंग द एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर, वन एंड ऑफ इट्स मैग्नीफाइड इमेज टचेज एन एंड ऑफ द रॉड, लेंथ ऑफ द इमेजेस। मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। कैसी इमेज बन रही है भाई? मैग्नीफाइड। तो मैग्नीफाइड इमेज कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है? फोकस और ऑप्टिकल फोकस और उसके बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है। ये देखो, ये फोकस, ये सेंटर, रॉड यहाँ रखी है, देखो ये लेंथ कितनी है? f/3। इसकी मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, यहाँ पे बनेगी कि नहीं बनेगी? ये देखो, ये हमारा कितना है टोटल? ये हो गया देखो 2f, तो ये कितना होगा? 2f माइनस f/3, तो ये कितना होगा? 5f अपॉन 3। अब लगा दो भाई इसके लिए, इसका नाम a, इसका नाम b, ये b डैश आ जाएगा। ये वाली डिस्टेंस ले ली जाए, कितनी होगी? ठीक, अब यहाँ से क्या करोगे बताओ? v निकालना है। u हमारा कितना है बताओ? 5f/3 है, रख दो 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, 1/f, 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन माइनस 5f/3 इज इक्वल टू 1 अपॉन f, वो भी माइनस में, इसको उधर ले जाना। क्या मिलेगा यहाँ से? देखो ये मिल जाएगा 1 अपॉन v इक्वल टू, ये आएगा 3 अपॉन 5f माइनस 1 अपॉन f, 1 अपॉन f बाहर ले लो, 3 अपॉन 5 माइनस 1, क्या मिला? 1 अपॉन f, 5 एलसीएम है, 3 माइनस 5, तो ये क्या मिलेगा?
5f/2 वो भी माइनस में आ जाएगा, ये हमारा v आ जाएगा, v बराबर है -5f/3। अब आप माइनस कर लीजिए, v बराबर है 5f/2 सॉरी, ठीक। अब देखो यहां तक का 2f है, ये तुम्हारा 2f दिया है और ये कितना निकल रहा है 5f/2 निकल रहा है, तो बीच का कितना होगा माइनस कर लो, कितना निकलेगा बताइए 5f/2 माइनस 2f, तो ये बचेगा कितना बताओ f/2 आ जाएगा, ठीक। तो आंसर आपका सेकंड हो गया। अब आइए 6 नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देखो इसमें, अ कॉन्केव मिरर गिव्स एन इमेज 3 times as large of the size of object placed at a distance of 20 centimeter from it. For the image to be real, the focal length should be, ठीक है। एक कॉन्केव मिरर है, गिव्स 3 times, तो मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 3 हो गया, रियल इमेज है ना, और डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, यू दिया है 20, ठीक। फॉर द इमेज टू बी रियल फोकल लेंथ, तो यू का देखो फॉर्मूला लगा दो, n+1/n इंटू एफ, रियल इमेज में यही तो लगता है, तो यहाँ पर u कितना होगा 20 और n की जगह 3 + 1/3 इंटू एफ, तो ये कितना आ जाएगा 4 5 × 20, f कितना निकल के आ जाएगा 15 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं आएगा, आंसर हो गया देखो। अब उसके बाद आ जाइए 7 नंबर पे आ जाइए, हाँ 7 नंबर पे आइए। 7 नंबर क्या कह रहा है, रियल इमेज ऑफ हाफ द साइज इज ऑब्टेन्ड इन अ कॉन्केव स्फेरिकल मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज विल बी, ठीक। क्या क्या दिया है देखो, रियल इमेज है ना, दूसरा क्या दिया है n बराबर 1/2 दिया है, ठीक। और क्या दिया है इसमें, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया, तो फोकल लेंथ 20 हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, तो u इक्वल टू आएगा n+1/n इंटू एफ, ये आएगा 1/2 + 1/1/2, f कितना है 20, तो 3/2/1/2 इंटू 20, तो 60 आ जाएगा, ठीक। 60 निकाल लिया। अब एक ही ऑप्शन है जिसमें 60 वाला है, डिस्टेंस ऑफ इमेज आधी हो जाएगी। 8 नंबर पे आइए, कॉन्केव मिरर हैज़ फोकल लेंथ 20, डिस्टेंस बिटवीन 2 पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर विच द इमेज साइज इज डबल द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये मैंने क्लास में भी करवाया था, मैंने कहा था पहली बार में n+1/n इंटू एफ कर लो, दूसरी बार का ले लेना वर्चुअल इमेज का, तो n-1/f कर लेना इसमें, ठीक। अब दोनों का माइनस कर दो, u - u डैश, f/n बाहर ले लो, n+1 - n+1, क्यों n कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2f/n, n जो है वो भी 2 दिया है, कट जाएगा, f के बराबर हो जाएगा, तो जो फोकल लेंथ होगी वही आंसर होगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है 9th नंबर, ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15, ठीक है, कॉन्केव मिरर है, फोकल लेंथ कितना है 15, इफ द ऑब्जेक्ट मूव विद द स्पीड ऑफ 5 along the axis स्पीड ऑफ इमेज, तो बहुत आसान है, स्पीड ऑफ इमेज अगर आप निकालते हो तो -m² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, माइनस तो डायरेक्शन का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, लगा दीजिए भाई, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है आपको, है ना, तो आपको सबसे पहले n निकाल लेना है, u का फॉर्मूला लगा देना, ठीक है, कॉन्केव मिरर है, n+1/n इंटू एफ, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा बताओ n, और n और m आपस में बराबर है, रख देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक। अगला देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, अ मैन इज 180 सेंटीमीटर टॉल एंड हिज आईज आर 10 सेंटीमीटर बिलो द टॉप ऑफ हिज हेड, in order to see his entire height from the toe to head he uses a plane mirror kept a distance of 1 meter from his minimum length of the plane mirror, तो आंसर आ जाएगा 90 सेंटीमीटर, जो टोटल हाइट है उसका आधा होना चाहिए, ठीक, तो आंसर हो जाएगा 90, उसमें डिस्टेंस से मतलब नहीं। 2 plane mirror are at right angle to each other, a man stands in between them and combs his hair with his right hand, in how many of his images will he be seen using his right hand,
तो आंसर 1 क्लास में बताया था। एक इमेज होगी जिसमें राइट वाला राइट से देखिएगा, सेम फेज वाला। 12th वाला देखिए, a small object is placed 10 centimeter in front of a plane mirror. If you stand behind the object 30 centimeter from the mirror and look at its image, the distance focused for your eyes will be. ठीक है ना, तो कहाँ पर आइज़ को हम फोकस करेंगे ये पूछा जा रहा है। वेयर वी विल फोकस द आइज़, आइज़ को हम फोकस कहाँ करेंगे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्या दिया हुआ है इसमें देखो, ए स्मॉल ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। ये देखो प्लेन मिरर है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, कितनी दूर है ये रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो इसकी जो इमेज बनेगी वो 10 सेंटीमीटर पीछे बनेगी। और एक ऑब्जर्वर कहाँ है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, एक ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है 30 सेंटीमीटर दूर, ये ऑब्जर्वर है। अब देखो वो इमेज को देख रहा है, तो इमेज को जब वो देखेगा तो टोटल कितनी दूर हुआ ये टोटल 40 सेंटीमीटर दूर हो गया। ये टोटल कितनी दूर हो गया बोलो, 40 सेंटीमीटर दूर हो गया। ठीक हो गया कि नहीं, तो कहाँ पर फोकस करेगा 40 सेंटीमीटर। अगला वर्चुअल इमेज 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्टेन फ्रॉम कॉन्केव मिरर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 13 नंबर की बात कर रहा हूँ मैं। u बराबर n-1 अपॉन n इंटू एफ, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। n की वैल्यू 3 दे रखी है, रख देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक, 14 वाला देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज 40 सेंटीमीटर एंड द साइज ऑफ रियल इमेज इज ट्वाइस द ऑब्जेक्ट देन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस। कौन सा मिरर है बेटा, कॉन्केव। कॉन्केव मिरर में रियल इमेज में क्या लगता है n+1 अपॉन n इंटू एफ। अब आप देख लीजिए n की क्या वैल्यू दे रखी है, n दे रखा है ट्वाइस, दे रखा है कि नहीं दे रखा है। अब उसके बाद क्या हो रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, आधा कर लेना 20 आ जाएगा। ठीक, ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एक्सेप्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है बाकी के अलावा। ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एक्सेप्ट, नहीं रॉन्ग वाला बताना है। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज लेस देन 1, बिल्कुल सही है, कॉन्वेक्स मिरर का लेस देन 1 आता है। वर्चुअल इरेक्ट सेम साइज इमेज कैन बी ऑब्टेन यूजिंग प्लेन मिरर, बिल्कुल सही मिलती है। वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज कैन बी ऑब्टेन यूजिंग कॉन्केव मिरर, बिल्कुल सही मिलती है। तो आखिरी वाला गलत है ना, फोर्थ वाला गलत है, कॉन्वेक्स मिरर में रियल इमेज नहीं मिलेगी। ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर टॉल इज प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन अपराइट इमेज ऑफ 3 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर होगा, देखो 1 सेंटीमीटर हाइट की है, हमें 3 सेंटीमीटर चाहिए, तो बड़ी इमेज चाहिए वर्चुअल, इसका मतलब कॉन्केव मिरर होगा, तो आंसर कॉन्केव मिरर हो जाएगा। अब कॉन्केव मिरर में भी उसकी फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी वो आप लगा लोगे। तो यहाँ पर देखो मैग्नीफिकेशन आपका कितना है 3 है, और क्या हो रहा है इसमें जो है u दे रखा है 4 सेंटीमीटर, वर्चुअल इमेज है, तो ये आ जाएगा n-1 अपॉन f हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा बताओ, f मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, ये वैल्यू। तो ये आपके 16 क्वेश्चन हो गए कि नहीं हो गए। ठीक, 15 सॉरी 16 है ना। हो गया, सॉरी ये 16 नहीं है, ये पीछे चला गया है ना। शुरुआत के 15 क्वेश्चन है, अब ये आ गया है बुलेट वाला। ठीक है, ये सॉरी ये पीछे चला गया है, इसको हम हटा दे रहे हैं, इससे ये वाला क्वेश्चन नहीं था इसमें। ठीक है, वो एक्चुअली पेपर दूसरा था, वो आगे पीछे हो गया था। अब आइए 16 नंबर का क्वेश्चन है, ये पेपर आया मेरे पास। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 वाले में क्या कह रहा है, 30 ग्राम बुलेट है, मास दिया है 30 ग्राम, स्पीड दे रखी है 50 मीटर पर सेकेंड। क्या पूछ रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है 10 सेंटीमीटर तक। क्या पूछा हुआ है, एवरेज फोर्स क्या होगा। तो देखो काइनेटिक एनर्जी ½ mv² बराबर Fx, हाफ मास दिया है 30 ग्राम -3, इसका स्क्वायर करोगे तो 2500 आएगा। F निकालना है, x दिया है 10 सेंटीमीटर, -2 है। अब आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, ये भी -2 आएगा, कैंसिल हो जाएगा।
यहाँ से देखो एक 0 और कैंसिल होगा, तो ये कितना आएगा 125 इंटू 3 न्यूटन, यानी कि 375। ठीक, अगला देखिए, लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इंक्रीज बाय 40। कह रहा है काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ेगी, तो 40% हमने बढ़ाया, तो हमने बताया था 40 इंटू 2 कर दो इसमें, क्यों, और प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 96% हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद कह रहा है 1000 कार मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड अप्लाइज ब्रेक्स एंड स्लाइड्स टू रेस्ट इफ द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द स्लाइडिंग टायर एंड द रोड इज 5000 न्यूटन, हाउ फार डज द कार स्किड। तो देखो इसमें भी वही करना है, क्या, हाफ mv² जो है, हाफ mv² इक्वल टू fx लगा दो। हाफ मास कितना दिया है 1000 kg की कार है, वेलोसिटी कितनी दे रखी है, ठीक है, वेलोसिटी 20 है तो 400, और ये कितना आ जाएगा f, है ना, f दिया है आपका 5000 है ना, x पूछ रहा है। अब यहाँ सॉल्व कर लो, 1 2 3 है ना, 1 2 3 कैंसिल, 5 8 जब 40, 80 आएगा, आधा कर लेना तो 40 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आंसर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 19, अ बॉडी इज मूविंग इन अ रूम with velocity of 20 meter per second, 20 meter per second, perpendicular to the two walls separated by 5 meter. There is no friction and the collision within the ball are elastic. The motion of the body is, ठीक है, एक बॉडी है, रूम में है, दो बॉल हैं, देखो ये इन दोनों वॉल के बीच में इलास्टिक कोलिजन हो रहे हैं। तो ये क्या करेगी पता है, बार बार कोलिजन करते करते क्या करेगी, बोलो, मोशन करेगी। तो कैसा मोशन होगा, पीरियोडिक बट नॉट एसएचएम। एसएचएम क्यों नहीं होगा, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होता है। रिस्टोरिंग फोर्स किस में होता है, बोलो, एसएचएम में होता है। रिस्टोरिंग फोर्स किस में होता है, बोलो, एसएचएम में होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो एसएचएम में होता है, तो वो यहाँ पर नहीं। अब यहाँ देखिए, दो सिंपल हार्मोनिक मोशन है रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, y1 बराबर है 4 कोसाइन 10t प्लस 5, और दूसरी इक्वेशन है y2 बराबर 5 cos 10t दिया है। दोनों के बीच का फेज डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक, इन दोनों का फेज डिफरेंस पूछ रहा है क्या होगा। अब इसमें क्या है, एक साइन में लिखा है, एक कॉस में लिखा है। अब हम इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कैसे निकालें, तो आप एक काम ये भी कर सकते हो कि ये जो कॉस होता है ये 90 प्लस साइन में साइन π/2 प्लस 10t हो जाएगा। इसको साइन में आप चेंज कर सकते हो, क्लियर है कि नहीं, है ना, π/2 प्लस 10t कर सकते हो। इसमें यू कैन डू व्हाट, π/2 प्लस 10t कर सकते हो आप। तो अगर इसको आप माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, खुद देख लो आप, ठीक है ना, क्या मिलेगा, π/2 माइनस 10t माइनस 10t, π/2 प्लस 10t माइनस 10t माइनस 5, तो 10t कट जाएगा, तो ये क्या मिलेगा बताओ, ये आ जाएगा π/2 माइनस 5। हम फर्स्ट में से सेकंड को निकाल रहे हैं ना, तो 5 माइनस π/2, ये आंसर हो जाएगा। फेज डिफरेंस पूछ रहा है, पहले दूसरे का क्या है, फेज डिफरेंस बिटवीन देयर वेलोसिटीज। अच्छा, वेलोसिटीज का पूछ रहा था, हमने डिस्प्लेसमेंट का निकाल दिया है, ठीक है ना, तो ये उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फेज डिफरेंस ही तो है। हाँ, एक साइन में एक कॉस में, माइनस तभी हो गया, ठीक है, ठीक हो गया। इक्वेशन देखिए, देख करके देखो, अगर आप इसमें वेलोसिटी भी निकालोगे ना तो साइन चला जाएगा कॉस में और कॉस चला जाएगा साइन में। आ रहा समझ में कि नहीं यार, तो वो माइनस साइन इसलिए आ रहा है, ये देख रहे हो, π/2 माइनस 5 का माइनस कॉमन ले लेंगे तो 5 माइनस π/2 आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट नहीं, वेलोसिटी का पूछ रहा है। अगला कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट x एंड वेलोसिटी v आर रिलेटेड एज, ये देखो है ना, क्या दिया हुआ है, 4v² बराबर 25 माइनस x² दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है, टाइम पीरियड पूछ रहा है, तो बहुत आसान है, यहाँ से क्या मिलेगा बताइए, ये आ जाएगा v² बराबर, है ना, ये आ जाएगा 25 1/4 ले लो, और ये आएगा 25 माइनस x²। तो अब देखो v² का फॉर्मूला होता है ω² a² माइनस x²। अब आप दोनों को कंपेयर कर लो, कहानी खत्म। अगर कंपेयर कर लोगे तो यहाँ से क्या लिखा है, ω² बराबर 1/4,
तो ओमेगा बराबर 1/2, तो 2π/t बराबर 1/2, तो t बराबर 4π है कि नहीं, आंसर खत्म। ठीक, अगला क्या पूछ रहा है देखो 22 वाला, क्वेश्चन नंबर 22। अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM, पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM एम्पलीट्यूड 4 है, एट द मीन पोजीशन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 10 है, द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन है ना, व्हेन इट्स स्पीड बिकम्स 5। तो देखो सीधा सीधा फॉर्मूला v बराबर ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या क्या दिया हुआ है इसमें आपको, इसमें आपको दिया हुआ है एम्पलीट्यूड दिया है 4 सेंटीमीटर दिया है, और मैक्सिमम वेलोसिटी a ओमेगा ये दिया है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। अब वो पूछ रहा है स्पीड बताइए, x पूछ रहा है सॉरी, और स्पीड कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखी है, मतलब मैक्सिमम की आधी है ये। तो तुम ऐसे कर लो ना, यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी a ओमेगा बाई 2 ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओमेगा कट गया a स्क्वायर बाई 4 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर 3a स्क्वायर बाई 4, तो ये आएगा √3a/2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब यहाँ पर एक ही जगह कितना रख दोगे, 4 रखोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 2√3 सेंटीमीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक, अगला क्या कह रहा है देखो, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन SHM इज E व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज हाफ द एम्पलीट्यूड, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी सेम। लगा दीजिए फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है, आपको पता चल जाएगा काइनेटिक एनर्जी आधे डिस्प्लेसमेंट पर कितनी होगी। काइनेटिक एनर्जी का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है क्या, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 3/4 आ जाएगा उसमें। ठीक, तो 3/4 ही आ जाएगा। एक तो ये हो गया, देखो कौन से क्वेश्चन तक हम लोग हो गए, हाँ ये हो गया आपका 23 के बाद क्या कह रहा है 24, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हुज बॉब इज अ हॉलो मेटलिक स्फीयर इज t, है ना, द पीरियड इज t1 व्हेन द बॉब इज फिल्ड विद सैंड, t2 व्हेन इट इज फिल्ड विद मरकरी, एंड t3 व्हेन इट इज फिल्ड विद, है ना, मरकरी व्हेन द फॉलोइंग इज ट्रू। कौन सा सही होगा, तो इनमें से सही कौन सा होना है, आधा फिल उसमें किया आधा इसमें किया। तो देखिए हमें इससे मतलब नहीं होता कि मटेरियल कौन है, हमें सेंटर ऑफ मास से मतलब होता है। तो देखो डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है कि पहले 3 का सेंटर ऑफ मास बीच में होगा, लेकिन आखिरी वाले में देखो ऊपर मरकरी फिल किया हुआ है, समझ में आ रहा है कि नहीं यार, नीचे हल्का मटेरियल है, हरा नहीं नीचे हैवी है, सॉरी नीचे जो है हमारा है वो हैवी वाला है। तो जब हैवी वाला है इसका मतलब क्या है, सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ खिसक जाएगा, है ना, सेंटर ऑफ मास कहाँ खिसक जाएगा बताओ, नीचे की तरफ हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास जब नीचे हो जाएगा तो लेंथ बढ़ जाएगी, लेंथ बढ़ जाएगी तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है, 2 पेंडुलम हैव टाइम पीरियड t एंड 5t/4, दे स्टार्ट एट द SHM सेम टाइम। अब पूछ रहा है व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन देम आफ्टर बिगर पेंडुलम हैज कंप्लीट 1 ऑसिलेशन। दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस होगा जब बड़ा वाला जो है क्या है एक ऑसिलेशन पूरा कर लेगा। ठीक है, एक का टाइम पीरियड t है, एक का 5t/4 है। ठीक है, तो कह रहा था कि दोनों के बीच का फेज डिफरेंस बताइए कितना होगा, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है ना, कंप्लीट 1 ऑसिलेशन। तो देखो एक ऑसिलेशन इसने कर लिया, ये तो एक ऑसिलेशन नहीं कर पाएगा ना, बोलो ये एक ऑसिलेशन नहीं कर पाएगा ना, ये कितना ऑसिलेशन करेगा, बोलो ये कितना ऑसिलेशन करेगा। ठीक है, उस हिसाब से अपने को करना है कि भाई दोनों में सेम ऑसिलेशन तो करेंगे नहीं। अच्छा दूसरी बात यहाँ पर है ना, दोनों के ओमेगा अलग अलग हैं। पहले का ओमेगा है 2π/t, पहले का ओमेगा है 2π/t, दूसरे का ओमेगा कितना है 2π/5t/4 है कि नहीं, याद रहेगा कि नहीं रहेगा। तो पहले का कितना हो गया बताओ, 2π/5t × 4 हो जाएगा। अब देखो पहले वाले का जो फेज चेंज होगा वो कितना फेज चेंज होगा बताइए,
ये आएगा 2 पाई बाई टी इंटू टी। ये पहले वाले का 2 पाई चेंज हो गया, दूसरे वाले का देखो कितना चेंज होगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 2 पाई इंटू 4/5t इंटू टी। टी से टी कैंसिल हो गया तो 8 पाई/5 चेंज हुआ कि नहीं हुआ, इसका इतना फेज चेंज हो गया उतने टाइम में। अब यहाँ से देखो डेल्टा फाई ले लो, कितना आ जाएगा ये डेल्टा फाई, तो 2 पाई माइनस 8 पाई/5, ये कितना आ जाएगा 5 2 जा 10, ठीक है ना, 5 2 जा कितना आ जाएगा 10, 2 पाई/5 आ जाएगा, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 2 पाई/5 आ रहा है, क्लियर है कि नहीं। ये कितना आ जा रहा है 2 पाई/5, 360/5, नहीं कैसे नहीं आएगा, ऐसे ना करो, ये नहीं मामला बन रहा है। देखो इसका एक ऑसिलेशन है तो इसने फेज कितना कवर किया 2 पाई, ये तो क्लियर है इसका फेज। अब उसका कितना है ना, उसका कितना ऑसिलेशन हो रहा है, ठीक है, वो कितना ऑसिलेशन करेगा, इसका टाइम पीरियड है 5t/4, बोलो इसका टाइम पीरियड 5t/4 मतलब t से ज़्यादा है, तो ये स्लो है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये स्लो है। अब अगर ये स्लो है तो ये कितने ऑसिलेशन पूरे कर लेगी, है ना, ये कितने ऑसिलेशन पूरे कर लेगी, या कितना उसका फेज चेंज होगा। तो देखो जैसे मान लो आप ऐसे देखो, यहाँ पर टोटल टाइम t है, टोटल टाइम कितना है बेटा t, तो ध्यान से देखना इधर t वाले में क्या है, टोटल टाइम इसने कवर किया t। अब ये टोटल कितना है 5t/4 है इसका टाइम पीरियड, तो देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना टाइम लगेगा, इसका 1/4, देखो यहाँ तक गई, ये स्लो है ना, यहाँ तक आई, फिर ये लेफ्ट गई, फिर ये वापस आई, आया कि नहीं आया, यही तो हो रहा है। यहाँ पर कितना हो रहा है, ये चीज़ है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने कहा कि ये होता है, इसका 1/4 करो, 5t/ कितना हो गया देखो 16, ऐसे करके देखो टोटल जो टाइम उसको लग रहा है जाना आना करके, तो अलग अलग करके करो। अच्छा यहाँ से यहाँ तक का जो फेज है वो 90 चेंज होगा, फिर वापस क्या होगा, आओगे तो यहाँ 90, फिर ऐसे करके 90 का फेज डिफरेंस चेंज होगा कि नहीं होगा। तो ये सिचुएशन है, तो आप ऐसे समझ लो ना कि t/4 के 4 हिस्से हो गए, देखो t/4 t/4 t/4, देखो टोटल यहां तक का तो t हो गया, तो इतना ही तो अंतर बच रहा है ना, देखो कितने का अंतर बच रहा है, बोलो t/4 का अंतर बच रहा है। और अगर t/4 का अंतर बच रहा है तो t/4 का मतलब 90 डिग्री का चेंज होगा ना, कितने डिग्री का चेंज होता है t/4 में, कितने का चेंज होता है बोलो 90 डिग्री का चेंज होता है। 5t/4 है ना, तो 4 हिस्से में तोड़ लो, ऐसे आसान पड़ेगा, वैसे मामला नहीं बनना था, ठीक 90 है। देखो अगला देखिए क्या कह रहा है, अगला कह रहा है इसमें वोल्टेज एंड करंट इन एन AC सर्किट्स आर गिवन, वोल्टेज दिया है इसमें -5/6 है और इसमें दिया है +5/6 है, ठीक है, तो 60 डिग्री का फेज डिफरेंस हो गया इसमें, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। वोल्टेज में -5/6 है, करंट में कितना है +5/6 है, π/6 मतलब 30 होता है, तो करंट 30 डिग्री आगे चल रहा है, वोल्टेज 30 पीछे चल रहा है, तो टोटल 60 का हो गया। देखो तो करंट लीड्स द वोल्टेज, करंट लीड्स द करंट लिखा है बेटा, वो गलत लिखा है, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 60 डिग्री, ठीक, वो गलत हो गया टाइप में। इन एन AC सर्किट आई दिया है 100 साइन इतना, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द करंट टू अचीव इट्स पीक वैल्यू इज, पीक वैल्यू होने में कितना टाइम लगेगा, तो ये तो बहुत आसान है, ठीक है ना, t/4 होता है, तो कितनी देर में जो है ये यही सेम क्वेश्चन हो गया, मैक्सिमम वैल्यू पहुंचने में कितना टाइम लगता है। देखो ये मान लो साइन का ग्राफ ऐसे होता है ये, तो ये देखो t/4 होता है, ये मैक्सिमम करंट होता है, हो गया कि नहीं हो गया, ये मैक्सिमम करंट हो जाएगा, तो ये कितना है ओमेगा की जगह 200 पाई है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 पाई/t इक्वल्स टू 200 पाई, 2 पाई से कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, है पाई से पाई कट गया, ये कितना आ जाएगा 100, तो t बराबर कितना आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी, ठीक, ये आ जाएगा। यहाँ से t/4 चाहिए आपको, तो t निकाल लिया बेटा, t निकल के आया 1/100, हमें तो t/4 चाहिए ना, तो कितना हो गया 1/400, यहाँ तक का टाइम चाहिए ना, केवल पूरा थोड़ा चाहिए। अगला देखिए, अगला तो बहुत आसान है,
एक साइन में इक्वेशन लिखी है बेटा, एक किस में लिखी है, कॉस में लिखी है। एक इक्वेशन किस में है, साइन में लिखी है, एक कॉस में लिखी है। तो जब साइन और कॉस में इक्वेशन होती है तो 90 डिग्री पर इनका रिजल्टेंट निकाल देते हैं फेजर डायग्राम बना के। ये कौन है, I1 है, ये कौन है, I2 है। तो ये कौन आएगा, अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, और बाय क्या कर देना, 2 कर देना। तो क्या निकल आएगा, RMS निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा। ठीक है, तो ये तरीका हो जाता है। अ कैपेसिटर इज अ परफेक्ट इंसुलेटर फॉर, कैपेसिटर में बेटा डीसी नहीं फ्लो करता, समझ में आ रहा है, डायरेक्ट करंट नहीं करता है, ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर जाता है वेव के फॉर्म में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पहला जो है मैक्सवेल्स एक्सपेरिमेंट वो यही है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये 30 वाला है, क्वेश्चन नंबर है 30 वाले में देखिए, द ग्राफ बिटवीन बिलो डिपिक्ट द डिपेंडेंस ऑफ टू रिएक्टिव impedances x1 and x2 on the frequency of the alternating EMF individually to them. We can then say that, अब देखिए इसमें क्या दिया, वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक में कम हो रहा है और एक में बढ़ रहा है, तो जिसमें बेटा कम होता है वो कैपेसिटिव होता है 1/ω/c, और जिसमें बढ़ता है वो इंडक्टिव होता है। ठीक, तो एक इंडक्टर हो गया, एक कैपेसिटर हो गया। अगला देख लीजिए 31। हाँ चलिए भाई, 31 वाला क्वेश्चन देख रहे थे हम लोग। द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज इन एन एसी सर्किट आर, करंट की जो वैल्यू दे रखी है, आई दे रखा है 100 साइन और 314 इंटू टी। ठीक, और ईएमएफ दे रखा है बच्चा, ये दिया हुआ है 200 साइन 314 टी प्लस π/3। ये हो गया कि नहीं हो गया। इफ द रेजिस्टेंस इज 1 ओम, रेजिस्टेंस दे रखा है 1 ओम, देन द रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट विल बी। ठीक, अब देखो बच्चा क्या क्या दे रखा है इसमें, है रिएक्टेंस पूछ रहा है ये, और सब कुछ देखो दिया है, तो कैसे निकालोगे आप बताओ। हैं, यहां पर क्या लिखा हुआ है ना, ये देखो ये 100 है, ये हमारा 200 है, आर दिया हुआ है। तो यहां से एक काम करो, सबसे पहले तुम I = E/Z लगा दो। ठीक, ये देखो बेटा I कितना दिया है 100, ये कितना दिया है 200/Z, कैंसिल कर दो तो Z बराबर 2 आ गया। अच्छा, Z क्या होता है, इंपीडेंस, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का रिजल्टेंट होता है। ठीक, मैंने जो बोला याद रहेगा, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का रिजल्टेंट होता है R² + X²। तो यहाँ पे 2 रख दो तो 4 आएगा, R का तो 1 हो गया और ये X² आ गया, ये यहाँ पे ले लो तो 3 और ये हो जाएगा X²। तो X कितना हो गया, √3 आ गया कि नहीं आ गया। ठीक, वेरी गुड। अब उसके बाद आइए, सर्किट है रेजिस्टेंस ऑफ 11 ओम एंड इंडक्टेंस ऑफ 25 ओम एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ 18 ओम in connected to AC source of 250 volt and 50 hertz. The current through the circuit is सर्किट के थ्रू करंट जो है वो कितना फ्लो करेगा, ये पूछा जा रहा है। इसमें क्या क्या दिया है देखो, है 32 वाला देखिए क्या क्या दिया है देखो, रेजिस्टेंस दिया है 11 ओम और रिएक्टेंस बेटा कितना दिया है 25 ओम। ठीक, और क्या दिया है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये इंडक्टिव वाली थी XL, XC कितना दिया है 18 ओम। ठीक, कनेक्टेड टू एन AC सोर्स ऑफ 250 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज, 250 वोल्ट है और 50 हर्ट्ज है। ठीक, द करंट थ्रू द सर्किट इज, तो देखो जो XL होता है XC होता है वो एक दूसरे को अपोज करते हैं, है ना, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर इनको माइनस कर लो, माइनस करोगे तो 7 आ जाएगा, Z निकल आएगा, √ऑफ कितना 11 का स्क्वायर 121 माइनस 49, तो यहाँ से Z निकल आएगा। और करंट कैसे निकालोगे बेटा, V/Z आ जाएगा आंसर। ठीक, कर लेना इसको। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट्स
विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स रिप्रेजेंट एक से विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट्स Z फ्रीक्वेंसी इन LCR सर्किट, है ना, सीरीज LCR सर्किट है और इन्होंने Z का फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन पूछा हुआ है, क्या होगा। तो देखिए, जिस समय रेजोनेंस होता है उस समय करंट मैक्सिमम होता है, Z मिनिमम होता है। तो जब हम लोग करंट का ग्राफ बनाते हैं तो करंट का आपने ग्राफ देखा होगा, ऐसे करके बनता है कि नहीं। तो जो इम्पीडेंस का ग्राफ होगा वो नीचे करके बनेगा, क्योंकि Z कम होगा तो क्या होगा, करंट मैक्सिमम होगा। ये हो गया, देखो ठीक। अब आइए 34। क्या कह रहा है 34? सर्किट शोन इन द फिगर, एक सर्किट दिखाया हुआ है ऐसे, ये कैपेसिटर है और यहां पर एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है ऐसे, ये है, ये इंडक्टर है बेटा, यहां पे इंडक्टर। एक्सएल दिया हुआ है कितना, 25 ओम है और एक्सी दिया हुआ है 25 ओम। अब आगे ना पढ़ो तो भी काम चल जाएगा, क्यों? देखो, इंडक्टिव रिएक्टेंस ये दोनों बराबर हैं, अगर ये दोनों बराबर होंगे तो रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होगा तो इसकी रीडिंग 0 आ जाएगी 0 की नहीं आ जाएगी। अब आपको दूसरे वाले भर के लेनी है तो आंसर आ जाएगा। कैसे? 240 वोल्ट दे रखा है नीचे और 80 ओम का वो 30 ओम का वो दे रखा है, कैंसिल कर दो तो 8 एम्पियर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, खत्म हो गया, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब आइए नेक्स्ट। What will be the self inductance of a coil to be connected in series with a resistance of pi root 3 ohm such that the phase difference between the EMF and the current is 50 hertz, frequency is 30 degree, phase difference is 30 degree and frequency 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी इज 30 डिग्री। देखो क्या क्या दिया है, देखो सेल्फ इंडक्टेंस दिया हुआ है, सीरीज में कितना रेजिस्टेंस लगा दें। तो बच्चा इसमें देखो सीधी सीधी बात है, LR सर्किट है, कौन सा सर्किट है ये, LR सर्किट है, और 30 डिग्री का फेज डिफरेंस दिया है। तो देखो tan phi बराबर होता है, ये होता है VL अपॉन VR या ओमेगा L अपॉन R, तो ये आएगा 1 अपॉन रूट 3, याद रहेगा। ओमेगा होता है 2 पाई एफ, एफ कितना है 50। इंडक्टेंस कितना दे रखा है, नहीं इंडक्टेंस तो निकालना है ना, L अपॉन R कितना दिया है, R कितना दिया हुआ है, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ पाई रूट थ्री, पाई कट गया, रूट थ्री कट गया, तो L बराबर 1 अपॉन 100 आ जाएगा कि नहीं। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.01 हेनरी आंसर आ जाएगा। ठीक, ये अब कह रहा था कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन अ 20 kg बॉक्स एंड द फ्लोर इज 0.4, हाउ मच वर्क डज इन अ पुलिंग फोर्स डू ऑन अ बॉक्स पुटिंग 80 मीटर इन द फ्लोर एट अ कांस्टेंट स्पीड, द पुलिंग फोर्स इज डायरेक्टेड 37 अबव द हॉरिजॉन्टल। थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है इसमें, लेकिन वो नहीं करना है, आप आराम से करें, क्लास में हम लोगों ने किया है। ये देखो 37 डिग्री दिया है, वर्क डन पूछ रहा है कितना होगा, तो आपको सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा बेटा, F cos 37 निकालना पड़ेगा, और उसके बाद फिर वर्क डन निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, ये अगला देखिए क्या कह रहा है, फ्रॉम स्टेशनरी टैंक ऑफ मास इतने पाउंड, a small shell of mass इतने पाउंड इज फायर्ड, मजल वेलोसिटी इतना, द टैंक रिकॉइल्स। तो रिकॉइल के लिए बेटा फॉर्मूला क्या होता है, हमने बताया था mu प्लस mv बराबर 0, तो mv बराबर माइनस mu, तो v बराबर माइनस mu अपॉन कैपिटल है, ये लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। फ्रॉम द स्टेशनरी टैंक हो गया ये।
अगला देखिए, एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर टॉल इज प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। ये देखो रिपीट हो गया क्वेश्चन, है ना। आंसर होगा कॉनकेव मिरर होगा इसमें, है ना। बड़ी इमेज चाहिए ना अपने को, तो कॉनकेव मिरर होगा। बाकी उसमें आप यू का फॉर्मूला लगा करके रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लेंगे। ठीक, अब उसके बाद क्या कह रहा है, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन एंड रियल इमेज 10 सेंटीमीटर फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड बाय 0.1 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द मिरर द इमेज विल शिफ्ट बाय। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को मूव किया 0.1 सेंटीमीटर, है ना। तो ये बहुत बढ़िया तरीका है। देखो इसका, देखो मैं तरीका बताता हूँ। शिफ्टिंग दे रखी है ना, देखो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, dv अपॉन du, ये हम लोगों ने पढ़ा m स्क्वायर के बराबर। तो dv हमको निकालना है m स्क्वायर इंटू du, और जो du है वो 0.1 सेंटीमीटर दिया है। दिया कि नहीं दिया? अब रियल इमेज हमारी 20 पे बन रही है ना, ऑब्जेक्ट रखा है कहाँ पे, 10 पे, तो मैग्निफिकेशन 2 हो गया कि नहीं, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा कि नहीं आएगा, 0.4 आंसर आ जाएगा। है आसान कि नहीं? कोई दिक्कत होगी क्लास में फिर डिस्कस कर लेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज एट अ हाइट 6 सेंटीमीटर ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ है डिस्टेंस 4f, द हाइट ऑफ द इमेज विल बी। इमेज की हाइट क्या होगी? तो बहुत आसान है, ऑब्जेक्ट की हाइट दी है, प्रिंसिपल दे रखा, फोकल लेंथ दे रखा 4f, है ना। तो इसमें क्या लगाओगे बेटा, यहाँ पे u का फॉर्मूला n+1 अपॉन n इंटू एफ, u की जगह 4f, इसकी जगह f रख करके सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, अगला क्या कह रहा है, कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ है इज इमर्स्ड इन वाटर, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज। तो आंसर है मिरर की फोकल लेंथ पर मीडियम का कोई असर नहीं होता है। ठीक है, मीडियम का कोई असर नहीं होता है। अब आइए अगला क्या कह रहा है, अ कॉन्वेक्स मिरर गिव्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम इट at the same point as plane mirror at a distance of 5 centimeter from the concave mirror and 25 centimeter from the object, find the radius of curvature of convex mirror। एक क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में किया है, आप लोग भूल गए हो तो बात अलग है। आप देखिएगा तो ये दिया हुआ है, ये आपने एक मिरर रखा कॉन्वेक्स, ये प्लेन रखा है, दोनों की इमेज कॉन्साइड कर रही है, ये A है ये B है। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला a² b² -2b, ये मैंने क्लास में कराया है। इसमें आप वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इसमें आप ये रख देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक, क्या क्या दिया हुआ है देखो, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है ना, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द इट, यहाँ से देखो टोटल 30 दिया हुआ है, और यहाँ पर ये 5 है, ये 25 है। ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर और फिर 25 सेंटीमीटर है, तो रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अगला वाला देखिए बेटा, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ डिस्प्लेस्ड बॉडी ऑफ मास m। अगर हमने बॉडी को डिस्प्लेस कराया है तो उसका टाइम पीरियड पूछ रहा है क्या होगा। तो देखो 2 स्प्रिंग बेटा पैरेलल में है, उसके बाद सीरीज में है। ये देखो एक स्प्रिंग ये है, एक स्प्रिंग ये है, एक स्प्रिंग ये है, इनका 2k, इनका k, सीरीज में लगाओगे 2k/3। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√m अपॉन 2k/3, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अगला देखिए, 2 मास हैं यहाँ पर, 2 आइडेंटिकल पार्टिकल ईच ऑफ मास m आर कनेक्टेड बाय इतना। ये देखिए 2 मास हैं, एक स्प्रिंग लगी है, इसका भी m है, इसका भी m है। रिड्यूस्ड मास निकाल लीजिए बेटा, रिड्यूस्ड मास होता है m1 m2 अपॉन m1 + m2 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, m² अपॉन 2m, m कट गया, m/2 आएगा। अब ये पूछ क्या रहा है, टाइम पीरियड क्या होगा इसका, द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√m की जगह μ/k हो गया, आ गया। तो ये कितना मिलेगा, 2π√m/2k आएगा। आ रहा समझ में, m/2k, ये आंसर होगा इसका, 2π√μ/k आएगा बेटा। अगर 2 मास हैं और एक ही स्प्रिंग के साथ अटैच होकर के लगें तो ये होता है 2π√μ/k। अगले वाले में देखिए, अगले वाले में क्या है, इधर 2 स्प्रिंग सीरीज में है, तो 2k का क्या हो जाएगा, देखो k हो जाएगा, और उधर वाली पैरेलल में तो k और k हो जाएगा 2k।
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो 2 सीरीज में है, समझ रहे हो ना? 2 यहाँ पर क्या हो गई, देखो मास कैसे, देखो हम बता रहे हैं, ये डायग्राम है, यहाँ पर ये देखो एक स्प्रिंग ये है, एक स्प्रिंग ये है, ये हो गया, एक ये हो गया यहाँ पे। इसका कितना है? इसका दिया है 2K, इसका 2K, इसका K है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है? अब ये क्या पूछ रहा है? देन द फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है इसकी। क्या पूछ रहा है इसका बताओ? फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है इसमें। तो यहाँ पर क्या करोगे बताओ? ये दोनों क्या हो गए हैं सीरीज में, तो 2K का K होगा, K और K इसके साथ मिला देना, आंसर आ जाएगा। ठीक, ये वैल्यू आ जाएगी। अगला वाला क्वेश्चन देखिए बेटा, कोई डाउट हो तो एक बार क्लास में डिस्कस कर लेंगे हम लोग सर से, मतलब आपस में एक दूसरे, जो भी जिसका पार्ट है। 2 साइनोसॉइडल वोल्टेजेस ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी शोन इन द डायग्राम, फेज रिलेशनशिप बिटवीन द वोल्टेजेस, दोनों के बीच का फेज रिलेशनशिप पूछ रहा है, क्या होगा? ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी का और किसका दिया हुआ है बताओ? वो दिया हुआ है, तो इसमें फेज रिलेशन पूछ रहा है। तो इसमें देखो साफ साफ दिख रहा है कि π/2 का डिफरेंस है, π/2 का डिफरेंस दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है भाई। एक तुम्हारा 0 है और दूसरा तुम्हारा क्या है? नेगेटिव है। ग्राफ देखो तो साफ साफ दिख रहा है। तो ये ग्राफ देखो ऐसे बना हुआ है, ये देखो ऐसे है, ऐसे बना कि नहीं बना? ये ग्राफ है, तो ये कितने डिग्री का फेज डिफरेंस दिख रहा है? 90 का है, π/2 का है। ठीक, उसके बाद आ रहा है देखो, और नीचे से हो रहा तो -π/2 लिख सकते हो। द RMS वोल्टेज ऑफ वेव फॉर्म शोन इज, RMS वैल्यू लेनी है बेटा, तो RMS कैसे लेते हो? VRMS कैसे लेते हो? √ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। √ यहाँ पर क्या होगा? पहले वाले पार्ट का कितना है ना? कितने पार्ट हैं यहाँ से? 1 2 यहाँ तक है, पहले वाले का प्लस है तो 10 का स्क्वायर, फिर माइनस वाले का भी 10 है, तो सॉल्व कर देना तो 10 आ जाएगा आंसर, है ना? पहले प्लस में फिर माइनस में, माइनस का भी स्क्वायर करोगे तो प्लस ही होगा। ठीक, ये हो। अगला वाला 48 वाला तो ग्राफ ही बना हुआ सीधा सीधा, ठीक है ना, इसमें कोई आपको दिमाग लगाना ही नहीं है ना। उसके बाद देखिए आखिरी वाला देखते हैं, है ना, 49 वाला क्वेश्चन नंबर है 49। 49 वाला क्या कह रहा है कि एक सर्किट बना हुआ है और यहाँ पर क्या लिखा है? रेजिस्टेंस, यहाँ इंडक्टर है, यहाँ कैपेसिटर है ना। अब ये देखो यहाँ भी 100 वोल्ट है और यहाँ भी 100 वोल्ट है ना। इसमें कितना दे रखा है? बैटरी नीचे दे रखी है 200 वोल्ट की। ठीक है, अब क्या पूछा गया है? पूछा क्या गया? रीडिंग इन द वोल्ट मीटर। देखो ये दोनों तो कैंसिल कर देंगे, जब ये दोनों कैंसिल कर देंगे तो इसका वोल्टेज बराबर हो जाएगा। रेजोनेंस वाला सर्किट है तो आंसर 200 आ जाएगा कि नहीं? ठीक, पावर डिसिपेटेड इन एन LCR सीरीज सर्किट कनेक्टेड टू एन AC सोर्सेज EMF इज पावर डिसिपेटेड। पूछ रहा है बेटा पावर डिसिपेटेड क्या होगा, तो पावर डिसिपेटेड कैसे निकालोगे? देखो जिस समय कनेक्टेड टू AC सोर्स LCR सर्किट है क्या होगा, तो यहाँ पर पावर का फॉर्मूला आपको लगा देना है। पावर फॉर्मूला क्या होता है? VRMS IRMS इंटू cos फाई होता है। उसी के हिसाब से आप करके, या देखो Z निकालना पड़ेगा पहले तो Z निकाल लेना, √R², और उसके बाद क्या हो जाएगा? प्लस ये आ जाएगा ω_L माइनस 1/ω_C का स्क्वायर। cos फाई निकाल लेना, cos फाई बेटा R/Z होता है, R/Z आ जाएगा। तो ये cos फाई वाला पार्ट है, बाकी मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक, ये आपका तरीका हो गया कि नहीं हो गया? V की जगह आप E लगा देना है, तो आंसर V²/R होता है ना, तो V² ये हो जाएगा। कंप्लीट, ये ऐसे किया जाता है ना। तो आप कोई डाउट तो है नहीं इसमें, है ना? ये आप जो भी डाउट होंगे, 1-2 क्वेश्चन में थोड़ा सा हम स्प्रिंटिंग है, 1-2 क्वेश्चन में थोड़ा सा वो है, जो आप दिक्कत हो तो टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ओके, होप आपको अच्छा लगा होगा। बाकी कोई भी डाउट हो, कभी एंड नहीं होता, ये ध्यान रखिए। देयर इज़ नेवर एन एंड टू द प्रॉब्लम। हो सकता है आज आपको समझ में आ जाए, कल ना आए, तो आप उसको दोबारा पूछिए, संकोच नहीं किया जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।